नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से संबंधित जो MCQs की सीरीज हम लोग स्टार्ट किए थे उसके पार्ट नंबर 15 को। आज हमारे इस वीडियो में चर्चा करेंगे विशिष्ट बालक के MCQs नंबर 3। आप सभी को मैं पहले ही बताया था हम लोग टॉपिक वाइज MCQs करेंगे, तो अभी हमारा टॉपिक चल रहा है समावेशी शिक्षा, विशिष्ट बालक, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक, विकलांग बालक, वंचित वर्ग के बालक। इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों का एक संग्रह रहेगा एज वाला MCQs। चूँकि सभी को लिखना पॉसिबल नहीं था इसलिए मैं विशिष्ट बालक करके लिख दिया हूँ। तो आप लोग ये मत समझना कि इसमें सिर्फ विशिष्ट बालक से संबंधित MCQs है। इसमें आपके समावेशी शिक्षा है, वंचित वर्ग वाला है, विकलांग वाला है, पूरे के पूरे इसमें MCQs का संग्रह रहेगा। ठीक है। और मैं एक बात और बता दूं, मैं जितना भी MCQs कराया हूं उस सभी का PDF विथ आंसर मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड किया हूं। आप लोग वहां से जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक मिल जाएगा। चलिए फिर हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है। श्रवण बाधित मतलब जो बच्चे सुनने में असमर्थ है उन बच्चों को कहा जाता है। तो उन बच्चों को अगर पढ़ाना है तो क्या चीज़ का उपयोग किया जाता है या फिर क्या चीज़ को प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शंस है ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि नहीं होता क्योंकि इसमें तो आपको जो जिसका आँख नहीं दिखता है फिर जिसमें अंधापन होता है उन लोगों के लिए रहता है। सांकेतिक भाषा, इसका सही आंसर होगा कौन सा? सांकेतिक भाषा। श्रवण बाधित बच्चों को हम लोग सांकेतिक भाषा के माध्यम से पढ़ाते हैं। ठीक, यंत्र के माध्यम से नहीं करते हैं। आउटपुट तो सभी तो आएगा ही नहीं। ठीक, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है। ऑप्शंस है मानसिक मंदता, डिसलेक्सिया, अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर और ऑप्शन डी है ऑटिज्म। इसका सही आंसर देखेंगे, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिसलेक्सिया। क्या चीज? विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है आपका डिसलेक्सिया। और डिसलेक्सिया क्या होता है? जो पठन या फिर पढ़ने में जो विकार होता है या फिर पढ़ने में जो अक्षमता होती है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? डिसलेक्सिया। ये पिछले वाले वीडियो में भी और उससे पहले वाले वीडियो में भी आया था। तो देखो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को याद रखना जरूरी है। अगला प्रश्न दिया है, समावेशी शिक्षा का तात्पर्य क्या है या फिर समावेशी शिक्षा क्या है। ठीक, ऑप्शन है दाखिले संबंधित कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है समावेशी शिक्षा। ऑप्शन बी है तथ्यों की शिक्षा मतारोपण से संबंधित है। ऑप्शन सी है हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। ऑप्शन डी है कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। तो समावेशी शिक्षा है कक्षा में विविधता का क्या उत्सव मनाती है। इसका सही आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य क्या है। इसको आप लोग भी बताने की कोशिश करना है कि इसका तात्पर्य क्या होगा। आप लोग भी पढ़े हो और कोई फेल भी हुआ होगा। ठीक, लेकिन फिलहाल हमारे इस जो पुस्तक है उसमें क्या दिया है ये पढ़ लेते हैं। ऑप्शंस पहले देखते हैं। ऑप्शंस है बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, बिल्कुल सही नहीं है। व्यवस्था फेल हुई, बच्चा पढ़ाई करने के लिए योग्य नहीं है, बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया। इस बुक के अनुसार हम लोग आंसर देखें तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या चीज़? व्यवस्था फेल हुई है। अगर बच्चा फेल होता है मतलब जो शिक्षण व्यवस्था है, जिस प्रकार की व्यवस्था बनाई गई है वह उस स्कूल में पढ़ाने के तरीके या व्यवस्था, वो व्यवस्था फेल हुई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शंस है उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए, सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए, प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए, बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए।
तो ये विशेष विद्यालय वाला तो बिल्कुल नहीं आ सकता, मैं पहले ही बताया था। आप लोग अगर कोई विकलांग है या फिर थोड़ा सा अक्षमता वगैरह या फिर निर्योग्य वाला बच्चा है तो उसके लिए एक विशेष विद्यालय, विशेष टीचर की जरूरत नहीं पड़ती है। आप टीचर हो, आप उसको कैसे ट्रीट करोगे, आप कैसा अपना शिक्षण पर जो प्रस्तुत करने के तरीका उसको बदलोगे, उसको कैसे पढ़ाओगे, वो आपके ऊपर है। ठीक, विशेष विद्यालय की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए, नहीं, ये भी नहीं आएगा। सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। ये आंसर चाहिए आपका कि बच्चे के माता पिता से आप चर्चा करेंगे, उन बच्चे की निर्योग्यता के बारे में, उसके बारे में कुछ जानेंगे, है ना। ठीक, तो इस प्रकार से जब आप चर्चा करेंगे माता पिता से तो आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे, फिर उसको आप लोग अच्छे से पढ़ा सकते हैं। ठीक, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से खाली स्थान से संबंधित है। सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, ये किससे संबंधित है पूछा गया है। ऑप्शन ए है मॉडलिंग, ऑप्शन बी है अनुकरण, ऑप्शन सी है अभिसारी चिंतन और ऑप्शन डी है अपसारी या फिर बहुविध चिंतन। तो सृजनात्मकता का एकदम सीधा संबंध होता है आपके अपसारी चिंतन से। कहीं भी अगर सृजनात्मकता से संबंधित आया और ऐसे अगर चिंतन वगैरह शब्द दे दिया किससे संबंधित है करके तो अपसारी आता है, इसको हमेशा याद रखना। अपसारी चिंतन के अंतर्गत रहता है आपके सृजनात्मकता। अगला प्रश्न है, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालना खाली स्थान के लिए है। ऑप्शन ए है शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए, विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए, विद्यालय का नाम रोशन करने के लिए, अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थियों को सृजनात्मकता या फिर सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए। सही बात है, बच्चों में अगर क्रिएटिविटी लाना है तो आप लोग उस विज्ञान एवं कला से संबंधित प्रदर्शनी, संगीत एवं नृत्य से संबंधित प्रेजेंटेशन, विद्यालय पत्रिका वगैरह निकालोगे तो उसमें बच्चे लोग भाग लेंगे, तो उसका जो टैलेंट है, जो क्रिएटिविटी है वो निखर के आएगा और जो कमियां होगी उसको आगे वो लोग सुधारने का प्रयास करेंगे। या फिर आप टीचर हो तो आप लोग उसको थोड़ा बताने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे आपकी गलती हुई है, यहाँ पे आपको सुधारना है करके। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह है। ऑप्शन ए है कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रही है, ऑप्शन बी है समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है, ऑप्शन सी है सभी शिक्षार्थियों में दृष्टिबाधित शिक्षार्थी के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद कर रही है, और ऑप्शन डी है दृष्टिबाधित शिक्षा पर संभावित तनाव बढ़ रही है। इसका सही आंसर देखेंगे, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा वाला? समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही। सही बात, समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कौन सी, ये जो शिक्षिका मैडम है वो कार्य कर रही है। ठीक, कि दृष्टिबाधित जो शिक्षार्थी है उसको अन्य बालकों के साथ बैठा दी है। ठीक, यही हमारा समावेशी शिक्षा का एक उद्देश्य होता है कि सभी को एक समान लेके चलना। समावेशी शिक्षा मतलब समान प्रकार से शिक्षा देना या फिर सभी का विकास करना। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है। ऑप्शन ए है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालय के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है, ऑप्शन बी है केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है, ऑप्शन सी है जो सभी निर्योग्य बच्चों को शामिल करती है, और ऑप्शन डी है जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। इसका सही आंसर देखेंगे, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? जो सभी निर्योग्य बच्चों को शामिल करती है। यही आपका क्या कहलाएगा? समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है। तो कैसी शिक्षा व्यवस्था है? समावेशी शिक्षा की जो सभी निर्योग्य जो बालक है उसको शामिल करती है। अगला प्रश्न है, श्रवण हास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य नाराज या कुंठा का सामना करते हैं? ऑप्शन ए है दूसरों के साथ संप्रेषण करने
तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता। ऑप्शन बी है दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता। ऑप्शन सी है प्रस्तावित पाठ्यपुस्तक को पढ़ने की अक्षमता। और ऑप्शन डी है खेल कूद में भागीदारिता निभाने की अक्षमता। देखो इसमें क्या पूछा गया है, जो श्रवण हाथ से ग्रसित है उन बच्चों का कक्षा में किस प्रकार से सबसे मुख्य कुंठा का सामना करना पड़ता है, ये पूछा गया है। तो दूसरों के साथ संप्रेषण या सूचनाओं के बांटने की अक्षमता, ये वाला आपका सही आंसर होगा कि दूसरों के साथ संप्रेषण, वही कम्युनिकेशन, अपने सूचनाओं का आदान प्रदान करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो इसका सामना अधिक करना पड़ता है जो श्रवण हाथ से ग्रसित बच्चे होते हैं उसको कक्षा में। अगला प्रश्न है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है। जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उन लोगों के लिए कौन सी हम लोग एक गतिविधि का एक ऑप्शन दिया गया है, उन गतिविधि में कौन सा गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा बताना है। ऑप्शन ए है दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। ऑप्शन बी है 5 पाठों के अंत में दिए गए अभ्यासों को एक बार हल करना। ऑप्शन सी है शिक्षक दिवस पर कक्षा को पढ़ाना। और ऑप्शन डी है अभी हाल ही में हुए स्कूल मैच का प्रतिवेदन लिखना। हाल ही में हुए स्कूल मैच का प्रतिवेदन लिखना ये नहीं होगा प्रतिभाशाली बच्चों के लिए। शिक्षक दिवस पर कक्षा को पढ़ाना ये भी नहीं है सर्वाधिक उपयुक्त गतिविधियाँ। 5 पाठों के अंत के बाद अभ्यास कराना ये भी आपके एक उपयुक्त गतिविधियाँ के अंतर्गत नहीं आएगा। दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना ये आपका सही आंसर होगा। जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी है उन लोगों के लिए दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखवाना ये गतिविधियाँ सर्वाधिक उपयुक्त रहेगी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब ऑप्शन ए है बार बार उनकी परीक्षा होगी। ऑप्शन बी है वे अन्य विद्यार्थी के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा, वे निजी कोचिंग कक्षाएं में पढ़ेंगे। तो अगर इसका सही आंसर देखेंगे तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, वे अन्य विद्यार्थी के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। सही बात है। अगर प्रतिभाशाली विद्यार्थी को अपनी क्षमताओं को विकसित कब करेगा, जब वह अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया में जुड़ेंगे, तभी तो अपने जो टैलेंट है उसको बताएंगे, और जब बताएंगे तो क्या होगा, उसके विकास भी होगा। अगला प्रश्न है शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बताना है एक टीचर की। ऑप्शंस है पाठ्य योजना तैयार करना और उसके अनुसार पढ़ाना, यथासंभव क्रियाकलापों का आयोजन कराना, कठोर अनुशासन बनाए रखना, और ऑप्शन डी है विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के मौके उपलब्ध कराना। इसमें आप लोग देख के बताओ, आप लोगों को क्या लगता है इसका आंसर, कि एक शिक्षक हो आप तो आपकी मुख्य जिम्मेदारी क्या होगी। तो लेसन प्लान तैयार करना है, फिर उसको पढ़ाना है, ये मुख्य जिम्मेदारी होगी क्या? नहीं होगी जिम्मेदारी, लेकिन ये तो आपका काम है ना भाई, तो ये आपकी एकदम मुख्य जिम्मेदारी नहीं हो सकती। ऑप्शन बी क्या है, यथासंभव क्रियाकलापों का गतिविधियों का आयोजन, ये भी आपकी एकदम मुख्य जिम्मेदारी नहीं हो सकती। कठोर अनुशासन बनाए रखना भी एकदम मुख्य जिम्मेदारी नहीं हो सकती। ऑप्शन डी क्या, विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के मौके उपलब्ध कराना, ये आपका एक मुख्य जिम्मेदारी होगा। उसकी अधिगम शैली के अनुसार उसको हम लोग सीखने के मौके उपलब्ध कराएंगे, ये हमारी एक मुख्य जिम्मेदारी होगी, जिससे बालक का अच्छा से विकास हो पाएगा। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा में शिक्षक की सबसे कम महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है। ऑप्शंस है बच्चों के प्रति संवेदनशीलता, विद्यार्थियों के लिए ऑप्शन बी है विद्यार्थियों के लिए लगाव और धैर्य, ऑप्शन सी है विद्यार्थियों की अक्षमताओं का ज्ञान, और ऑप्शन डी है शिक्षक का सामाजिक आर्थिक स्तर। इसमें आपको बताने की समावेशी शिक्षा के अंतर्गत एक शिक्षक का एक महत्वपूर्ण विशेषता, कम महत्वपूर्ण विशेषता पूछी गई है, मतलब सबसे कम महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है ये बतानी है। तो सही आंसर देखेंगे तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? शिक्षक का सामाजिक आर्थिक स्तर। सही बात है,
ये तो उसका एक पर्सनल मामला है ना भाई, तो ये उसकी सबसे कम महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक, अपने बच्चों के लिए संवेदनशीलता जरूरी है, धैर्य लगाव जरूरी है, अक्षमताओं का ज्ञान ये तो बहुत जरूरी है। जो जरूरी नहीं हो कौन सा है, आपके शिक्षा का सामाजिक आर्थिक स्तर, ये उसका पर्सनल मैटर है। सामाजिक स्तर, उसका आर्थिक स्तर कैसा है। ठीक, तो ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कक्षा में 3 बच्चे पोलियोग्रस्त हैं, खेल के कालांश में उन्हें क्या कराना चाहिए। ऑप्शन ए है, एक कोने में बैठाना चाहिए ताकि वे खेल का आनंद ले सके, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऑप्शन बी है, अन्य बच्चों के साथ उचित खेलों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन सी है, केवल आंतरिक खेलों में हिस्सा लेने की अनुमति देनी चाहिए। और ऑप्शन डी है, कक्षा के सभी विद्यार्थियों के साथ खेलने के लिए जोर डालना चाहिए। इसका सही आंसर देखेंगे तो इसका सही आंसर होगा 45 का ऑप्शन नंबर बी। कौन सा, उन्हें अन्य बच्चों के साथ उचित खेल में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, अगर बच्चे खेल रहे हैं ठीक, तो उनको भी प्रोत्साहित करें कि आप भी इसमें भाग ले, आप भी इसमें पार्टिसिपेट करें, ऐसे करके। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक सामान्यतः विद्यार्थियों को अलग अलग कार्य देती है। वह यह विश्वास करता है या करती है कि विद्यार्थी एक जैसे कार्य सभी विद्यार्थियों के दिए जाने को ही पसंद नहीं करते। यह विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है, विद्यार्थियों में व्यक्तिगत अंतर होते हैं। और ऑप्शन डी है, विद्यार्थी एक दूसरे के कार्य की नकल नहीं कर सकेंगे। देखो इसमें पूछा क्या गया है, आपको बताना है। अगर एक शिक्षक है ना, वो विद्यार्थियों को अलग अलग कार्य दे रहा है, तो अलग अलग कार्य मतलब इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कौन सा, कि विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग कार्य देंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, समावेशी कक्षा में निम्नलिखित में से सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है। एक समावेशी कक्षा है, तो उस कक्षा में निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण क्या है, इसको बताना है। ऑप्शन ए है, प्रतिगीत प्रतियोगिता और ग्रेडों पर बल। ऑप्शन बी है, अधिक सहकारी और सहयोगात्मक गतिविधि। ऑप्शन सी है, विद्यार्थियों के लिए अधिक विकल्प। और ऑप्शन डी है, कोर्स को पूरा करने के लिए शिक्षक द्वारा अधिक प्रयास। ये एकदम जरूरी नहीं है कि कोर्स को आप पूरा कराने के एकदम अधिक प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोर्स को पूरा कराने के चक्कर में आप अच्छे से पढ़ा नहीं पा रहे हो, पूरा डीपली नॉलेज नहीं दे पा रहे हो, तो इसका कोई मतलब नहीं होगा। कोर्स पूरा हो जाएगा फिर भी इसका कोई फायदा नहीं होगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय, मतलब सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय किसकी आवश्यकता नहीं होती, इसको बताना है। ऑप्शन ए है, अभिभावकों की भागीदारी। ऑप्शन बी है, क्षमता संवर्धन। ऑप्शन सी है, संवेदनशील बनाना। और ऑप्शन डी है, पृथक्करण। इसका सही आंसर देखेंगे तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पृथक्करण। पृथक्करण आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न है, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका जो है सर्वाधिक उपयुक्त होगा। ऑप्शन ए है, विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आए। तो ये सही नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते हम। ऑप्शन बी है, बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपये देना चाहिए। ये बिल्कुल भी गलत है भैया, ऐसा नहीं कर सकते। ऑप्शन सी है, आवासीय विद्यालय खोलना चाहिए। और ऑप्शन डी है, बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानूनी दंडनीय अपराध बनाना चाहिए। ये भी बिल्कुल गलत है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आवासीय विद्यालय खोलो, हॉस्टल वगैरह रखो, आप वहीं पर रहो, वहीं पर पढ़ो, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी ऑप्शन ए है, अपनी आवश्यकताओं को चिंतापूर्वक नहीं कर पाते हैं। ऑप्शन बी है, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। ऑप्शन सी है, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। और ऑप्शन डी है, स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं।
इसका सही आंसर देखेंगे तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते। सही बात है भैया, जो लोग डिसीजन लेते हैं उसमें हम लोग आत्मनिर्भर होते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? ऑप्शन ए है, यह हस्यकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है। ऑप्शन बी है, यह सार्वभौमिक धारण को सुनिश्चित करता है। ऑप्शन सी है, यह हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है। और ऑप्शन डी है, यह व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। इसका सही आंसर देखें, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। यह व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। अगला प्रश्न है, एक बच्चा जो 100 को वाज न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता है, वह किससे ग्रसित है? ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है डिसलेक्सिमिया, ऑप्शन बी है डिसमोर्फिमिया, ऑप्शन सी है डिसलेक्सिया और ऑप्शन सी है डिसलेक्सिया और ऑप्शन डी है शब्द जम्बलिंग विकार। देखो आप लोग, इसमें क्या हो रहा है, बच्चा 100 को वाज और न्यूक्लियर को अनक्लियर कर, मतलब पढ़ने संबंधित विकार है। तो पढ़ने संबंधी विकार को क्या बोलता है, मैं बताया था पहले ही, क्या बोलते हैं इसको? डिसलेक्सिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सीखने संबंधित निर्योग्यताएं सामान्यतः अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में संबंध रखते हैं। ऑप्शन बी है, उन बच्चों में पाई जाती है विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित है। ऑप्शन सी है, औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है। और ऑप्शन डी है, लड़कियों की तुलना अधिकतर लड़कों में पाई जाती है। इसमें ये पूछा गया है कि सीखने संबंधी जो निर्योग्यता है वो किस में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उन बच्चों में पाई जाती है जो, या फिर विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार के से संबंधित समस्या से ग्रसित होते, मतलब जेनेटिक मान सकते हो इस प्रकार की समस्या को। ठीक, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः खाली स्थान होता है। ऑप्शन ए है डिसलेक्सिया, ऑप्शन बी है डिस्थीमिया, ऑप्शन सी है डिस्ग्राफिया और ऑप्शन डी है डिसलैक्लुकिया। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिस्ग्राफिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अंतःविषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि ऑप्शन ए है प्रकरणों की विविधता जिन्हें परंपरागत पाठ्यचर्या में संबोधित किए जाने की आवश्यकता है से शिक्षकों के अभिभूत होने की कम संभावना होती है। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों में विभिन्न विषय क्षेत्र के विषय प्रकरणों के प्रति नापसंदगी विकसित होने की कम संभावना होती है। ऑप्शन सी है पाठ योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है। और ऑप्शन डी है विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोगों करने का सामान्यीकृत अवसर प्रदान किए जाते हैं। किसके अंतर्गत? अंतःविषयी अनुदेशन का सर्वश्रेष्ठ लाभ क्या होगा? तो यही लाभ होगा। कौन सा लाभ होगा? कि विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने का सामान्यीकृत अवसर प्रदान किया जाएगा, ये इसका लाभ होगा। अगला प्रश्न है, सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि का एक सशक्त साधन है। ऑप्शन ए है अनेकता में एकता की संकल्पना, सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाना, शिक्षकों के भार को हल्का करना, रोजमर्रा के शिक्षण से होने वाले तनाव को दूर करना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाना। सीएसबी द्वारा जो समूह परियोजना गतिविधि का एक सशक्त साधन क्या है कि सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाना।
अगला प्रश्न है, मिश्रित आयु वर्ग के या फिर मिश्रित आयु वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए ज्ञान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, ऑप्शन बी है सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, ऑप्शन सी है विकासात्मक अवस्थाओं और ऑप्शन डी है उनके अभिभावकों का व्यवसाय। इसमें क्या पूछा गया है, अगर मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, किस लिए, ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विकासात्मक अवस्थाओं के लिए यह एकदम जरूरी है। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बच्चे मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अस्वभावतः अच्छा निष्पादन करते हैं। ऑप्शन बी है सामान्यतः शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं और सामाजिक अंतःक्रिया में अच्छे नहीं होते हैं, बिल्कुल गलत है, ये भी बिल्कुल गलत है, प्रतिभाशाली बच्चे ऐसे नहीं होते हैं। ऑप्शन सी है सामान्यतः अपने शिक्षकों को पसंद नहीं करते हैं, ये भी नहीं, ये भी बिल्कुल गलत है। और ऑप्शन डी है बिना किसी की सहायता से अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास कर सकते हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ है। ऑप्शन ए है आकलन की प्रक्रिया का संवर्धन करना, ये बिल्कुल नहीं होगा। शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन में संवर्धन, ये भी नहीं है। सह शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन की गति को बढ़ाना, ये भी नहीं है। ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर ग्रेड को प्रोन्नत करना एकदम सही है। ठीक, किसके लिए कि प्रतिभाशाली बच्चों का अगर हम उनको संवर्धन कराना है तो अभी जो इस स्तर में है उस स्तर को छोड़कर उसके अगले स्तर में उसको बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए कि ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के साथ सामान्य व्यवहार करना चाहिए, इस प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, बिल्कुल गलत है। ऐसे बच्चों को कम ग्रेड का भी बिल्कुल गलत है, ग्रेड का सबको समान देना है। ऑप्शन डी है स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए, ये भी गलत है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इस तथ्य को अनदेखा कर देंगे हम कि एकल अभिभावक है या नहीं है, उससे हम उसको मतलब नहीं रखना है। और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये थी आज के हमारे इस एमसीक्यूज की टोटल 30 क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आप लोग लाइक करना, शेयर करना, और जो लोग नए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि इस चैनल में आप सभी को जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो रहे हैं उससे संबंधित वीडियो मिलेगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो देखने के लिए। और जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।